देखो, कल हम लोग यहाँ तक खत्म कर चुके थे। इलेक्ट्रिक सर्किट देख लिए थे कि कैसे बनता है, कैसे रिप्रेजेंट करना है चीजों को। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। मान लो कि ये इन्फिनिटी है, बहुत दूर वाला पॉइंट, और ये ए पॉइंट हो, तो यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठा के यहां लाने में जितना काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। है ना? पोटेंशियल मतलब क्या है? उसके अंदर उतना क्षमता है, उतना ताकत है कि वो इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहा है। तो दो तीन चीज इसमें याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक क्या है? एक प्रकार का वर्क डन है जो करता क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी फिक्स पॉइंट पे लेके आता है। समझ गए ना? चलिए, अब मान लीजिए कि वर्क डन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिए, क्यू से टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। क्यू क्या है? यूनिट चार्ज, चार्ज का वैल्यू। समझ गए ना? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना होता है? वोल्ट होता है, जिसको कैपिटल लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। छोटा सा इसका शॉर्ट नोट बनाया जाए। जितना भी चीज लिखा हुआ है उसके बारे में ज्यादा लिखा ही नहीं हुआ है, एकदम उतने लिखा हुआ है जितना जानना चाहिए। इसका बनाया जाए शॉर्ट नोट। लिख लेने पे बता देना कि हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। इससे भी ज्यादा बढ़िया चीज। चलो, हो गया होगा, हम समझ रहे हैं, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। हो गया। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए ना? तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब कि मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे पहले चार्ज था भाई हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको उठा के बी पॉइंट पे ले गए। ठीक है ना? इस चार्ज को ले गए। तो ये क्या होगा कि अब इसमें जो वर्क डन लगेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें क्या था? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था कि इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट पे आना था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब इसमें एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना। समझ गए? द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट
charge from one location to another is defined as electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current. उसमें क्या क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी तो W/Q ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन। अब इसमें क्या हो जाएगा? वर्क डन के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखोगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट का लिखना है, तो VAB से इसको रिप्रेजेंट कीजिए। ये जो W आएगा वो क्या कहलाएगा? वर्क डन। वर्क डन ए से कैरी करके बी तक ले जाने में क्यू को, ये लिखा हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है? टोटल चार्ज दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए ना? इसको समझ में आया कि नहीं? फार्मूला तो सेम ही लगेगा, लेकिन देखो अब इसमें टोटल वर्क डन का अगर बात करा जाए ना, अगर VAB निकालना है तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, VA माइनस VB भी निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे ना हम लोग कि इसका पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिए, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिए अलग अलग, फिर एक में से दूसरे को घटा दिए, तो इससे भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। या इसी फार्मूला को और हम आगे बढ़ा देते हैं, VAB है ना, तो WA माइनस WB अब बाई QA माइनस QB, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन इसमें जो दिया हुआ है उसी फार्मूला को तुम लोग मानो, इसको मान सकते हो। ये तो इजी है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, ये वाला ऊपर वाला लिख लेना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट वोल्ट। तो अब ये वाला नोट किया जाए, और मैसेज में रिस्पॉन्स देते रहो, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में? चलो, जब समझ में आ रहा है तो इसको नोट किया जाए, इतना सारा चीज नोट किया जाए, इसको नोट किया जाए। और इसमें एक्स्ट्रा क्या लिख लेना है? VAB इक्वल टू क्या लिख लेना है? VA माइनस VBB। ऐसा क्वेश्चन में दे सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एक पॉइंट का इतना, एक पॉइंट का इतना दिया, तो दोनों को घटा के पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू W/Q। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन भी
इजिली बन जाएगा। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, भी का वैल्यू दिया हुआ है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू। 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर निकल जाएगा। चलो हो गया था, आगे बढ़ो। क्वेश्चन एकदम इजी है, उसको हम बताएंगे नहीं, एकदम इजी था। अब देखो एक छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट चार्ज टू देयर प्रॉपर प्लेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इज यूज टू स्टोर द वर्क डन। मतलब देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी वर्क डन के बराबर ही होता है। क्या बोल रहा है कि चार्ज को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लेके भाग रहा है ना भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके इसको भाग रहा है, लेकिन कोई चीज इसका विरोध भी तो कर रहा होगा ना। एक एनर्जी चाहिए उस चीज को लेके जाने में, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना, ओम्स लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, देखो, under similar physical condition the current flowing through a wire is directly proportional to the difference in potential applied across end। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का। भी क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। मान लो कि किसी सर्किट में मान लो कि वो सर्किट ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्किट ले लीजिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सेल ले लिए, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये आर है आपका, ये सेल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी सर्किट में, तो ये जो पॉइंट इसका दो को देखे थे ना, यहाँ यहाँ पे होता था ए और बी, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल होता है। ए पॉइंट पे कितना है, बी पॉइंट, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, वी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट होता है, समझ गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये वाला प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट का हम लोग यूज करते हैं जिसको आर बोलते हैं। तो v इक्वल टू आर आई हो गया, या इसको तोड़ेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई हो गया। v बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक और, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई। तो ये चार को फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है ओम्स लॉ से। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, v बाई आई को क्या मान लिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या है, r है, ये वाला ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इसको पहला इक्वेशन r कांस्टेंट लेके ये इक्वेशन, उसके बाद ये तीन इक्वेशन इससे डिराइव हुआ है। r क्या है यहाँ पे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम। समझ गए ना, जैसे बल्ब पंखा वाले घर में जो लगा हुआ सब चीज रेसिस्टेंस होता है, समझ गए ना। आई करंट समझ ही रहे हो, भी पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ गए ना। तो ओम्स लॉ समझ में आया कि नहीं। बताओ जल्दी। देखो एकदम सिंपल सा चलते हैं लेके। देखो ओम्स लॉ में कुछ बोल नहीं रहा है, ओम्स लॉ में खाली बोल रहा है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, किसी भी सर्किट में जिसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड। और यहां से इस साइन को हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट, इसके जगह पे इक्वल टू करेंगे ना तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो कांस्टेंट लगा दिया हमने आर, समझ गए। तो v इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, आई आर। आर यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है, समझ गए ना। आई क्या है, करेंट है। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी भी लिखते हैं, पी डॉट डी पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो अब तो समझ में आ गया होगा रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस होता है जो घर में बल्ब, पंखा, बिजली, ये रेसिस्टेंस होता है जो करंट को खाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी ऊपर में पढ़वे किए थे कि क्या होता है, तो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ समझ में आया अब। इसको नोट करो जल्दी। लिख लेने पे बता देना। और ये सब आपको फटाफट डेफिनेशन ये सब रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे देखो इस चीज का कितना बड़ा मतलब है, ये चीज क्या बता रहा है। अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर ये सब फिक्स होना चाहिए, ये चीज बता रहा है। उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत कुछ बदल जाता है। तो ये चीज लिखना जरूरी है कि अंडर फिजिकल सिमिलर फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ये सब याद होना चाहिए, खाली फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा। चलो हो गया तो आगे बढ़िए। रीडिंग नहीं दीजिएगा तो देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्राफ ग्राफ किसका है, एम्पियर में करंट लिया हुआ है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है कि कोई चीज अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है ना तो वो ग्राफ ऐसे ही जाता है स्ट्रेट लाइन में। समझ गया ना, ओरिजिन से निकलता हुआ इसको आगे भी मिलाओगे तो ऐसे हो, लेकिन जीरो से नहीं ले रहा, ये डायरेक्ट यहां से हो रहा है शुरू। ठीक है, तो ये ग्राफ है, किसका किसका ग्राफ है, वी और आई का, करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। समझ गए, एक्स एक्सिस पे करंट रखे हैं, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को रखे हैं। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ को, ये ओम्स लॉ वाला ग्राफ है। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए ना। ये ग्राफ को बनाइए अपने फिगर पे। जरूरी नहीं है कि ये सब 10 5 10 5 करते रहो, इसको खाली ऐसे करके नीचे आई देके इधर भी देके और इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा से बनाओगे तो और ज्यादा बढ़िया नंबर मिलेगा। लेकिन मिनिमम पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा स्ट्रेट लाइन में जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ग्राफ जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए एकदम एक लाइन में। अब बताओ कि ड्रॉ कर लिए ओम्स लॉ का ग्राफ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना। रेसिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेसिस्टेंस इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस क्या होता है? मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें से करंट फ्लो होना चाहता है, तो उस चीज का जो विरोध करेगा ना, वो रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ओम। ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम को। ये पहला जो पॉइंट है वो रेसिस्टेंस का, समझो कि डेफिनेशन है। दूसरा में क्या बता रहा है, ये इसका क्या बता रहा है? ओम इसका एसआई यूनिट है। और अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, वी इक्वल टू आई आर, से हम लोग क्या देखे थे कि आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा था? वी बाई आई आ रहा था। मान लो यहाँ पे वी का वैल्यू 1 वोल्ट ले लें और आई का वैल्यू 1 एम्पियर ले ले। यदि 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट से फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल कितना है? 1 वोल्ट का है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू होता है वी बाई आई। वी का भी वैल्यू 1 और आई का भी वैल्यू 1, तो आर का वैल्यू 1 ओम हो जाएगा। तो जो उसका रेसिस्टेंस जो उत्पन्न होगा वहां पे, वो 1 ओम का होगा। वही चीज यहाँ बता रहा है कि 1 ohm is the resistance offered by a wire carrying 1 ampere current when 1 volt is applied across its end। समझ गए ना? ये इंड कोई मतलब रेसिस्टेंस ऐसे बनता है, देखबे किए थे कल, देखे थे ना भाई, ऐसे रेसिस्टेंस बनता है। ये इसका दो गो टर्मिनल होता है, देखे थे ना? तो इसी का डिफरेंस, मान लो कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी था, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी था, तो जो वी होता है वो वी ए माइनस वी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द एंड। तो 1 ओम का आपको पता चल गया, 1 ओम का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखिए। वेरिएबल रेसिस्टेंस इज ए कंपोनेंट दैट रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या करता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करंट को रेगुलेट करता है विदाउट वोल्टेज को चेंज किए हुए। Rheostat is a device that is commonly used to adjust the resistance in an electric circuit। मतलब ये याद रखना है, ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है। ये एक प्रकार का डिवाइस है जो रेसिस्टेंस को एडजस्ट करने में यूज होता है। हम लोग का स्टेबलाइजर है, वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, उसी तरह से रेसिस्टेंस को रेगुलेट करने के लिए रेहोस्टाट का यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट रेसिस्टेंस के बारे में लिखना होगा आप लोगों को। रेसिस्टेंस टॉपिक देखे और इतना सारा चीज उसके बारे में नोट करो जल्दी। जल्दी नोट किया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो वन लाइन, एक एक लाइन एक एक लाइन का है, ये है तो समझ में आना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम जब किताब एनसीईआरटी का पढ़ोगे या फिर एस चैन का पढ़ोगे, तो तुमको इजीली ये सब चीज दिमाग में समझ में आने लगेगा।
अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 ओम का डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताओगे इसका 1 ओम का डेफिनेशन? ये वाला लाइन, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफर बाई द वायर कैरिंग 1 एम्पियर करेंट व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। वो उसका डेफिनेशन है। कोई पूछेगा रेसिस्टेंस का डेफिनेशन बताओ, तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन ये वाला है। रेसिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करेंट। जो करंट को अपने सर्किट से फ्लो होने का विरोध करता है वो क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसी खाली छापने से काम नहीं चलेगा। हो गया तो बताना। 1 मिनट यार, कैसे हो गया अपने अपने? चार्ज में लगाना होगा, थोड़ा चार्ज कम हो गया है। ठीक है, इसको तुम लोग नोट करो तब तक। चलिए, हो गया होगा नोट ना। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीचे वाला, आज फिनिश कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, ये टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब टेंथ में ये आता है कि नहीं, थोड़ा सा ये सब ज्यादा पढ़ा देता है। तो दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित कर सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, जो आर है, इसको क्या क्या प्रभावित कर सकता है। तो पहले तो रेसिस्टेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है वो उसको प्रभावित करेगा। किस चीज का बना हुआ है, समझ गए ना? तो मटेरियल ऑफ वायर, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है, किस चीज का है। दूसरा चीज हम लोग को जानना है, जो लेंथ भी इसको प्रभावित करता है। कितना लंबा रेसिस्टेंस है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। एरिया और लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेसिस्टेंस का लेंथ कितना है, उसका एरिया कितना है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका रिलेशन क्या है। तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है वो आपको लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेसिस्टेंस का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। 1 मिनट रुको तो तुम लोग। समझे ना? तो रेसिस्ट, देखो,
रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। पहला और दूसरा इक्वेशन दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ये हमारा तीसरा इक्वेशन। अब यहाँ भी ये वाला साइन आ रहा है भाई, तो इसको हटाने के लिए कुछ यूज करना ही पड़ेगा। इक्वल टू का अगर साइन डालेंगे तो यहाँ भी एक चीज का यूज होता है, उसको रो बोलते हैं, रो एल बाई ए। अब रो क्या है यहाँ पे, ये है रेसिस्टेंस, आर क्या है हमारा रेसिस्टेंस, और रो क्या है, रो हमारा है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी है। रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, कांस्टेंट का यूज किए रो, वो क्या है, रेसिस्टिविटी। इसका नाम क्या है, आर एच ओ, रो। समझ गए ना, ये रेसिस्टिविटी है। तो ये जो पूरा लाइन जो दिया हुआ है कि आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों मिला के इतना, कांस्टेंट लगा दिए तो इतना, तो ये सब चीज लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है तुम लोग को। कैसे फार्मूला हम जनरेट कर दिए रेसिस्टेंस का, रो एल बाई ए, ये फार्मूला समझ में आया। और ये चीज पता चल गया कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वायर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ पे, एरिया पे। वायर लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा लंबा रेस होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा, और एरिया पे जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेसिस्टेंस का वैल्यू, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब ये सारा चीज समझ में आ गया तो इसको भी एक टॉपिक देके लिखा जाए, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। लिख के फिर बताना कि लिख ली।
चलो हो गया नोट तुम लोग का, नोट कर लिए इसको। चलो जब नोट कर लिए तब आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं भाई। आज हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल पहले क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसी से रिलेटेड था। फिर क्या था, फिर ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं। फिर फॉर्मूला पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं अभी हम लोग, R इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े, इसको डेराइव किए कैसे होता है, ग्राफ ओम्स लॉ का, ये सब हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए ना। तो इन सब चीजों को रिवाइज कीजिए या एस चांद की किताब निकाल के खोज के टॉपिक को पढ़िए, तब ज्यादा जानकारी मिलेगा। क्योंकि सारा चीज टीचर नहीं बता सकता है, कुछ तो मेहनत खुद करना ही पड़ेगा। समझ गए ना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, कल आगे बताएंगे। ठीक है, कल के बाद देखें इसमें न्यूमेरिकल उमेरिकल आ रहा है। फिर न्यूमेरिकल उमेरिकल आ रहा है, सीरीज पैरेलल सीरीज, कल से मजा आएगा। बेस मतलब मेन थ्योरी आज ही तक था इसका, तो आज इसका समाप्त करते हैं क्लास। टॉपिक ढूंढ के पढ़ो, क्योंकि 10th क्लास है, अभी नहीं तो कभी नहीं।